हम इंसान भी ना अपनी विफलताओं या कह लीजिए टालम टोल की आदतों को सही ठहराने में कितने क्रिएटिव हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई काम नहीं हुआ तो हमारे पास तुरंत एक बहुत ही लॉजिकल, मतलब एकदम ठोस वजह तैयार होती है। हाँ, और सबसे मजे की बात तो ये है कि हम खुद अपनी दी हुई उन दलीलों पर यकीन भी कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंसान का दिमाग खुद को असुविधा से बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म या कह लें रक्षा तंत्र तैयार करता है। सही बात है। देखिए, जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहां एक तरह की सटीकता होती है। मतलब हाथ की हड्डी टूटी है तो एक्सरे में एक सफेद रेखा साफ नजर आ जाएगी। हाँ, डॉक्टर उस रेखा की तरफ इशारा करके सीधा कह सकता है कि समस्या ठीक यहीं पर है। एकदम सही। और पता है, उस मेडिकल एक्सरे से ना एक अजीब सी तसल्ली मिलती है। तसल्ली? वो कैसे? मतलब समस्या दिख रही है तो उसका इलाज भी साफ है। लेकिन जब हम मानव मनोविज्ञान या हमारी रोजमर्रा की उलझनों की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर चल रही उथल पुथल का कोई सीधा स्कैन तो होता नहीं है। एग्जैक्टली। और इसी स्थिति को हम मनोवैज्ञानिक डायग्नोसिस का धुंधला पानी कह सकते हैं। इंसान को यह तो पता होता है कि वह तनाव में है, लेकिन वो उस टूटी हुई हड्डी की तरह किसी एक बिंदु पर उंगली रखकर ये नहीं कह पाता कि असली खराबी कहाँ है। और इसीलिए आज की ये गहन चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो एक तरह से हमारे इसी आंतरिक धुंधलेपन का एक बहुत ही स्पष्ट एक्सरे है। हाँ, ये एक विशेष आध्यात्मिक दस्तावेज है। मधुबन से अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली जो 7 अप्रैल 2009 को दी गई थी और 22 मार्च 26 को पढ़ी गई। यहाँ मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दूं। इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी भी तरह का धार्मिक उपदेश देना या किसी मान्यता का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य तो इस दस्तावेज की गहराइयों में जाकर मानव मनोविज्ञान, सेल्फ कंट्रोल और आत्म सुधार के उन व्यावहारिक सूत्रों को खोजना है जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं। और इस दस्तावेज ने इंसान की मानसिक रुकावटों को जिस वैज्ञानिक तरीके से खोला है ना, वो सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। हाँ, लेकिन उन मनोवैज्ञानिक सूत्रों को खोलने से पहले मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, वो अद्भुत दृश्य है ना। बिल्कुल, जरा उस विजुअल की कल्पना कीजिए। हाँ, शांतिवन का एक बहुत विशाल प्रांगण है। वहां लगभग 28-29 हजार लोग पूर्ण शांति के साथ बैठे। वो एक बहुत ही गहरे संवाद को सुन रहे हैं और बीच बीच में अपने हाथ हिलाकर सहमति जता रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़, लेकिन संवाद एकदम व्यक्तिगत। ये सच में सोचने वाली बात है कि वहां ऐसा क्या कहा जा रहा था जो इतने सारे लोगों के आंतरिक जगत को एक साथ छू रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को डिकोड करते हैं। बिल्कुल। उस संवाद का जो पहला और सबसे बड़ा प्रहार है वो इंसान की उस आदत पर है जिससे हम सब रोज लड़ते हैं, बहानेबाजी। किसी भी बड़े मानसिक बदलाव की शुरुआत हमेशा इस बात से होती है कि इंसान खुद की पहचान क्या मानता है। सही बात है। ये दस्तावेज सबसे पहले व्यक्ति को उसकी छिपी हुई क्षमता याद दिलाता है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है, डबल मालिक। डबल मालिक यानी एक तरफ कोई व्यक्ति अपने सभी आंतरिक खजानों जैसे ज्ञान, शांति और शक्तियों का मालिक है, और दूसरी तरफ वो स्वराज या आत्मनियंत्रण का मालिक है। दस्तावेज ये भी कहता है कि इंसान एक ही समय पर बालक भी है और मालिक भी। ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए अगर हम आज की तकनीक का सहारा लें तो सोचिए कि मनुष्य का दिमाग आज के किसी सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन की तरह है। अच्छा। हाँ, मतलब हार्डवेयर एकदम बेहतरीन है, मेमोरी फुल है, प्रोसेसर फास्ट है, लेकिन इसमें कारण यानी एक्सक्यूज नाम का एक वायरस घुस गया है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। और ये वायरस इस पूरे शक्तिशाली सिस्टम को बार बार क्रैश कर देता है। एकदम सटीक। वो कारण नाम का वायरस ही इंसान की सारी प्रोसेसिंग पावर को खत्म कर देता है। हाँ। और दस्तावेज में इसका जो समाधान दिया गया है वो शब्दों का एक बहुत ही छोटा लेकिन गहरा हेरफेर है। वो क्या है? इसमें सुझाव दिया गया है कि अपने शब्दकोश से कारण शब्द को हटाकर उसे निवारण यानी समाधान से बदल दें। एक मिनट रुको, यहाँ मुझे एक व्यावहारिक समस्या नजर आती है। कैसी समस्या? अगर हम कारण खोजना ही बंद कर दें तो क्या हम समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे? मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में या मैनेजमेंट में तो हमें यही सिखाया जाता है ना कि जब तक आप रूट कॉज या कारण नहीं खोजेंगे तब तक समाधान कैसे मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली।
तो फिर कारण क्यों न खोजें? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन देखिए यहाँ कारण खोजने से मना नहीं किया जा रहा है। अच्छा, तो तो कैसे? ये दस्तावेज उस मानसिकता पर चोट कर रहा है जहां कारण को एक ढाल या बहाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। समझ गई। जब कोई कहता है मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, तो वो कारण नहीं बता रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। मतलब वो सिर्फ एक एक्सक्यूज दे रहा है। बिल्कुल। दस्तावेज गहराई से समझाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच में दुनिया की मदद करना चाहता है, दूसरों के लिए एक मुक्तिदाता बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले खुद को इन बहानों की कैद से मुक्त करना होगा। तो इसका मतलब है कि समस्या का विश्लेषण करना अलग बात है, लेकिन उस समस्या के बहाने के पीछे छिप जाना बिल्कुल अलग बात है। एकदम सही। आप दूसरों को तब तक कोई रास्ता नहीं दिखा सकते जब तक आप खुद अपने ही बनाए हुए एक्सक्यूज के जाल में फंसे हुए हैं। यही बात है। और जब इंसान कारण देना बंद करके पूरी ऊर्जा निवारण पर लगाता है ना, तो यही समाधान केंद्रित मानसिकता उसे निर्वाण की ओर ले जाती है। निर्वाण? क्या यहाँ किसी रहस्यमयी लोक की बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान की भाषा में ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां बाहरी परिस्थितियां और अराजकता आपके आंतरिक संतुलन को बिगाड़ नहीं सकती। वाह, आप मानसिक रूप से बिल्कुल अछूते और शांत रहते हैं। कारण से निवारण और फिर निर्वाण, ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्रेशन है ना? लेकिन यहाँ एक और चुनौती सामने आती है। वो क्या? आज के इस सूचना युग को ही देख लीजिए। इंटरनेट पर हर तरह का ज्ञान उपलब्ध है। पॉडकास्ट हैं, किताबें हैं, वीडियोज हैं। जानकारी की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। इंसान अक्सर सुबह उठकर ये संकल्प ले भी लेता है कि आज से मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समाधान पर फोकस करूंगा। लेकिन शाम होते होते वो संकल्प टूट जाता है। हाँ, तो सवाल ये है कि ज्ञान होने के बावजूद हम उसे जी क्यों नहीं पाते? क्या सिर्फ अच्छी बातें सुनना काफी नहीं है? खैर, ये शायद आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना है। हम इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन गायब है। बिल्कुल सही कहा। दस्तावेज के दूसरे हिस्से में इसी समस्या का बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। यहाँ सिर्फ बौद्धिक स्तर पर ज्ञान को सुनने और उसे भावनात्मक या मानसिक स्तर पर अनुभव करने के बीच एक गहरी लकीर खींची गई है। ओके। इसे समझाने के लिए साइंस और साइलेंस के बीच एक बहुत ही खूबसूरत तुलना की गई है। साइंस और साइलेंस, ये सुनने में तो काफी काव्यात्मक लग रहा है, लेकिन इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? देखिए, इस तरह सोचिए, विज्ञान या साइंस के साधन हमें किसी चीज का तुरंत और स्पष्ट अनुभव कराते हैं। जैसे कि अगर बाहर कड़ाके की ठंड है और आप कमरे में हीटर चालू करते हैं, तो आपको सिर्फ ये पता नहीं चलता कि कमरे का तापमान बढ़ गया है। आप असल में उस गर्मी को महसूस करते हैं। बिल्कुल, आप उस गर्मी का अनुभव करते हैं। वो सिर्फ थ्योरी नहीं रहती। दस्तावेज तर्क देता है कि ठीक इसी तरह साइलेंस की पावर या आंतरिक शांति की शक्ति से व्यक्ति को सच में शांति और शक्ति का अनुभव होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये जानना या सोचना कि मुझे शांत रहना चाहिए कोई काम नहीं आएगा। एकदम। जब तक आप असल में उस शांति को महसूस नहीं करते, ठीक वैसे ही जैसे हीटर की गर्मी या एसी की ठंडी हवा महसूस होती है, तब तक वो ज्ञान सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। यही वो अंतर है। दस्तावेज बड़ी स्पष्टता से इस मानवीय कमजोरी को पकड़ता है कि सुनी हुई बात सुनने के समय बहुत अच्छी लगती है। वो डोपामाइन हिट है ना? हाँ, जब आप कोई अच्छा विचार सुनते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब असल जिंदगी में कोई बड़ा संकट आता है, कोई आपका अपमान कर देता है, तो वो सारा सुना हुआ ज्ञान हवा हो जाता है। बिल्कुल हवा हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जिसने एक बार गहरे आत्मनियंत्रण या शांति का अनुभव कर लिया, वो उसे जीवन भर नहीं भूलता। क्योंकि अनुभव हमारे न्यूरल पाथवे में दर्ज हो जाता है। ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। और इस स्रोत में ना इस अनुभव के बाहरी प्रकटीकरण पर भी बात की गई है। हाँ, बिल्कुल। ये कहता है कि जो व्यक्ति सच में इस शांति का अनुभव करता है, वो उसके चेहरे और मस्तक से चमकते हुए सितारे की तरह दिखना चाहिए। यानी आंतरिक शांति सिर्फ आपके दिमाग के किसी कोने में छिपी नहीं रह सकती, वो आपके व्यवहार में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखनी चाहिए। एकदम सही। और इसी मोड़ पर यह दस्तावेज हमें एक और गहरे सवाल की तरफ धकेलता है। वो क्या? अगर वो आंतरिक अनुभव इतना ही शक्तिशाली है और हम जानते हैं कि यह हमारे जीवन को बदल सकता है, तो फिर हम इस अनुभव को लगातार बनाए क्यों नहीं रख पाते? ये तो बहुत वैलिड सवाल है। हाँ, हम कुछ पल के लिए शांत होते हैं और फिर वापस उसी पुरानी तनावपूर्ण और रिएक्टिव स्थिति में लौट आते हैं।
वो शांति खो क्यों जाती है? ये तो हर उस इंसान की कहानी है जो खुद को बेहतर बनाने की राह पर है। मतलब हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 3 कदम पीछे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस अस्थिरता का मूल कारण क्या बताया गया इसमें? दस्तावेज इसका जो मूल कारण बताता है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही सटीक है। वो कारण है देह अभिमान। देह अभिमान? हाँ, जिसे हम अंग्रेजी में बॉडी कॉन्शियसनेस या ईगो आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। ओके, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। बिल्कुल, आसान शब्दों में जब हम अपनी भौतिक पहचान, अपने पद, अपने रूप या अपने भौतिक संबंधों से खुद को बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं तो हम देह अभिमान में होते हैं। यहाँ मैं इस विचार को थोड़ा और खंगालना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जब हम खुद को अपनी नौकरी, अपने बैंक बैलेंस या अपने लुक्स से जोड़ लेते हैं तो किसी भी बाहरी बदलाव का सीधा असर हमारे आत्मसम्मान पर पड़ता है। एकदम सही बात है। और स्रोत में इस देह अभिमान को काटने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। अनलिमिटेड डिस्पैशन। हाँ, अब ईमानदारी से कहूँ तो वैराग्य शब्द सुनते ही आम इंसान के दिमाग में एक ही छवि बनती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। तो क्या आज के इस दौर में जहां लोगों को नौकरियां करनी है, परिवार पालने हैं, ईएमआई भरनी है, मेरा मतलब है ईएमआई भरनी है, तो वहां ऐसा वैराग्य संभव है या प्रासंगिक भी है? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन यहाँ परिप्रेक्ष्य थोड़ा अलग है। दस्तावेज किसी भी तरह से जिम्मेदारियों से भागने या सन्यासी बनने की बात नहीं कर रहा है। अच्छा। इसके विपरीत ये एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक रूपक का इस्तेमाल करता है, कमल पुष्प यानी कमल का फूल। कमल का फूल जो कीचड़ और पानी के बीच खिलता है, लेकिन उस कीचड़ से पूरी तरह अछूता रहता है। बिल्कुल, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। दस्तावेज समझाता है कि असली वैराग्य प्रवृत्ति यानी पारिवारिक और सांसारिक जीवन में रहते हुए दुनिया के सारे काम पूरी जिम्मेदारी से करते हुए कमल के फूल की तरह मानसिक रूप से न्यारा रहना है। वाव! ये पहाड़ों पर भागना नहीं है, ये साधन और साधना के बीच का संतुलन है। साधन और साधना, ये बहुत सुंदर संतुलन है। हाँ, आपके पास जो भी तकनीकें हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनका भरपूर उपयोग करें, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उनके गुलाम ना बने। अगर किसी दिन वो साधन छिन जाए तो आपकी आंतरिक शांति नहीं ले। इसका मतलब है कि ये बाहर की दुनिया को छोड़ने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि अंदर से डिटैच्ड होने की बात कर रहा है। एकदम सही। एक तरह का डिटैच्ड एंगेजमेंट। आप खेल पूरी शिद्दत से खेल रहे हैं, लेकिन हार जीत से आपके अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और इसे हासिल करने के रास्ते में एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक रुकावट आती है। वो क्या है? दस्तावेज चेतावनी देता है कि हमारी पुरानी आदतें, हमारे ट्रिगर्स, जिन्हें संस्कार कहा गया है, वो कभी-कभी बाहर से दब जाते हैं, छिप जाते हैं, लेकिन बीज के रूप में हमारे अवचेतन में मौजूद रहते हैं, सबकॉन्शियस में। हाँ। इंसान को लगता है कि उसने अपने गुस्से या अपने अहंकार पर काबू पा लिया है, लेकिन जैसे ही उसे कोई अनुकूल परिस्थिति मिलती है, जैसे कोई ट्रिगर, बिल्कुल, मान लीजिए ऑफिस में किसी जूनियर ने उसे गलत साबित कर दिया, तो वो देह अभिमान का बीज तुरंत अंकुरित हो जाता है और व्यक्ति फिर से उसी पुराने व्यवहार पर लौट आता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में कोई बीज बरसों तक सूखा पड़ा रहता है, मृत सा लगता है, लेकिन बारिश की एक बूंद पड़ते ही वो रातों रात एक पौधे में बदल जाता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। तो इस बीज को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए? दस्तावेज का कहना है कि इस बीज को पूरी तरह से भस्म करने के लिए देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस स्थिति में रहना जरूरी है। देही अभिमानी? मनोविज्ञान की भाषा में इसे द ऑब्जर्विंग सेल्फ कहा जा सकता है। अच्छा। ये निरंतर ये अनुभव करना है कि मैं ये भौतिक शरीर, ये पद या ये भावना नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो इन सबको अनुभव कर रही है। बहुत गहरा है ये। जब आप अपने ईगो से खुद को अलग कर लेते हैं तो अपमान या नुकसान का वो बीज जलकर राख हो जाता है, क्योंकि उसे पनपने के लिए जिस अहंकार की मिट्टी की जरूरत थी वो अब वहां नहीं है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली मेंटल मॉडल है। तो अगर हम इसे समेटें, हमें कारण की जगह निवारण लाना है ना? बिल्कुल। सिर्फ सुनने की बजाय ठोस अनुभव करना है और देह अभिमान को छोड़कर कमल के फूल की तरह डिटैच्ड रहना है। एकदम सही। मतलब हमें ये सब समझ आ गया, हमें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन इंसान का दिमाग यहीं पर सबसे बड़ी चाल चलता है। वो कहता है ठीक है, मैं ये सब करूंगा, लेकिन कल से। और यही वो बिंदु है यहाँ हम अपनी ही ग्रोथ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
हम इस बदलाव को भविष्य पर टाल देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये कितनी बार होता है? बहुत बार। हम कहते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, या जब मेरे पास थोड़े ज्यादा पैसे होंगे तब मैं तनाव कम लूंगा, या बस बच्चे एक बार बड़े हो जाएं फिर मैं अपनी मानसिक शांति पर काम करूंगी। हम जाने अनजाने समय को अपना मसीहा मान लेते हैं। और यहीं पर यह दस्तावेज अपना सबसे गहरा और चौंकाने वाला सवाल दागता है। वो सवाल क्या है? ये सीधे तौर पर पूछता है, क्या समय आपका टीचर है? क्या समय आपका टीचर है? ये सवाल तो अपने आप में हमारी पूरी सोच को झकझोर देता है। बिल्कुल। दस्तावेज बहुत ही सख्त शब्दों में ये भ्रम तोड़ता है कि समय पर ठीक हो जाएंगे। तो समय पर छोड़ना गलत है? अगर कोई ये सोचकर बैठा है कि समय उसे बदल देगा या समय उसे सिखाएगा, तो फिर उस व्यक्ति का अपने ही जीवन पर क्या नियंत्रण रहा? सही बात है। इंसान ने समय को अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। आपकी अपनी रचना आपकी शिक्षक कैसे हो सकती है? वाह! जो व्यक्ति समय के भरोसे बैठा रहता है वो जीवन में पैसिव हो जाता है। वो सिर्फ घटनाओं के होने का इंतजार करता है। यानी हमें समय के आने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि समय को अपने पास खींच कर लाना है। हमें प्रोएक्टिव बनना होगा। बिल्कुल। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि पूर्णता का या बदलाव का समय खुद चलकर नहीं आएगा, आपको उसे समीप लाना होगा। इसी संदर्भ में इसमें मधुबन निवासियों और वहां के मार्गदर्शकों के लिए एक बहुत ही विशेष होमवर्क का जिक्र है। अच्छा, वो होमवर्क क्या था और ये आज के लीडर्स पर कैसे लागू होता है? उन्हें ये निर्देश दिया गया कि वे खुद को नहीं बल्कि बाप यानी उस सर्वोच्च आदर्श को प्रत्यक्ष करने का उदाहरण बने। दस्तावेज कहता है कि नंबरवार यानी कतार में पीछे चलने वाला नहीं रहना है, बल्कि नंबर 1 बनना है। नंबर 1 बनना है। सोचिए, जो लोग दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर वे ही ये सोचकर बैठ जाएं कि समय आने पर हम बदल जाएंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? फिर तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं। बिल्कुल। उन्हें एक ऐसा जीवंत उदाहरण बनना होगा जिसे देखकर कोई भी कह सके कि हाँ, आदर्श स्थिति को आज और अभी जीना संभव है। ये बात तो किसी भी कॉर्पोरेट लीडर, किसी माता-पिता या खुद अपने जीवन का नेतृत्व करने वाले किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरह लागू होती है। एकदम सही। आप अपनी टीम या अपने बच्चों से वो उम्मीद नहीं कर सकते जो आप खुद नहीं कर रहे। आप इंतजार नहीं कर सकते। आपको वो बदलाव खुद बनकर दिखाना होगा। और वो बदलाव तभी आएगा जब आप उस कमल पुष्प के संतुलन और उस आंतरिक साइलेंस को अपने व्यवहार में उतारेंगे। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ रखकर देखें, तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो बहुत ही स्पष्ट और एक्शनेबल है। हमने एक डबल मालिक की पहचान से शुरुआत की कि हमारे पास अपने जीवन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमने जाना कि कैसे कारण नाम के वायरस को हटाकर निवारण को इंस्टॉल करना है। फिर हमने ये समझा कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना हमें नहीं बदलेगा। हमें उस ज्ञान को साइंस की तरह ठोस रूप से अनुभव करना होगा ताकि वो हमारे न्यूरल पाथवे में बस जाए। हाँ, और उस अनुभव को स्थायी बनाने के लिए हमें अपनी देह अभिमान या ईगो आइडेंटिफिकेशन की जड़ को काटना होगा। बिल्कुल। और कमल के फूल की तरह साधन का उपयोग करते हुए साधना के साथ एक डिटैच्ड एंगेजमेंट बनाना होगा। और इन सबसे ऊपर हमें समय के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है। हम समय की रचना नहीं है, समय हमारी रचना है। हमें खुद अपने समय का निर्माता बनना है। इस दस्तावेज ने सच में इंसान के दिमाग के उस धुंधले पानी को एकदम साफ कर दिया है। बिल्कुल कर दिया है। लेकिन इस चर्चा को समेटने से पहले स्रोत के अंत में वरदान के रूप में एक बहुत ही सुंदर और गहरी अवस्था का वर्णन किया गया है। मैं चाहती हूँ कि हम उस पर थोड़ी रोशनी डालें। वो वरदान इस पूरे दस्तावेज का अंतिम लक्ष्य या सार है। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाला सहजयोगी। कर्मयोगी। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आप दुनिया के सारे काम, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी लगन और फोकस के साथ कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप उस काम के नतीजे, उसके तनाव या उस बंधन से पूरी तरह मुक्त हैं। वाह! आप इतने स्वतंत्र हैं कि किसी भी क्षण, एक सेकंड में खुद को उस स्थिति से मानसिक रूप से अलग या न्यारा कर सकते हैं। ये तो एक तरह से अल्टीमेट फ्रीडम है। मतलब आप काम के बीच में हैं, लेकिन काम आप पर हावी नहीं है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से हमें अपने आंतरिक जगत का वो स्पष्ट एक्सरे मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी। हाँ, अब हमें पता है कि बीमारी बहानेबाजी, ईगो और इंतजार की है, और इसका अचूक इलाज अनुभव, कमल पुष्प जैसा संतुलन और वर्तमान में जीना है। एक्सरे की रिपोर्ट तो अब बिल्कुल साफ है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है,
रिपोर्ट हाथ में आ जाने से बीमारी ठीक नहीं होती। सही बात है। असली काम तो अब शुरू होता है कि हम इस समझ का अपने दैनिक जीवन में करते क्या हैं। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। अगर कोई आज की इस डीप डाइव को गहराई से समझ रहा है तो उसके लिए सोचने का एक नया नजरिया यहाँ खुलता है। बिल्कुल। हमने बात की कि समय हमारा शिक्षक नहीं है और हमें समय का इंतजार नहीं करना है, लेकिन जरा इसे एक कदम और आगे ले जाकर सोचिए। वो कैसे? हम इंसानों ने मनोवैज्ञानिक रूप से हमेशा भविष्य में जीने की आदत बना ली है कि कल खुशी मिलेगी, कल शांति मिलेगी। ये इंतजार ही तो साइकोलॉजिकल टाइम है। मनोवैज्ञानिक समय। कल्पना करें कि अगर इंसान भविष्य का इंतजार करना पूरी तरह छोड़ दे, अगर वो बहाने बनाना बंद कर दे और पूरी तरह से सिर्फ इसी पल के निवारण में, इसी पल के कर्म में डूब जाए, तो क्या होगा? तो क्या उसके लिए उस मनोवैज्ञानिक समय का अस्तित्व ही खत्म नहीं हो जाएगा? क्या यही वो अवस्था नहीं है जहां इंसान सच में समय से परे एक टाइमलेस अवस्था में आ जाता है? अगली बार जब भी घड़ी की सुइयों को देखकर भविष्य की चिंता हो तो खुद से पूछिएगा, क्या मैं समय को देख रहा हूं या समय मुझे बांध रहा है? इस विचार के साथ अपने भीतर के उस चमकते हुए सितारे को खोजने की कोशिश जरूर करें।